भारत में संवैधानिक विकास। संविधान एक ऐतिहासिक विकास का परिणाम होता है। भारतीय संविधान के विकास काल को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। कंपनी शासन काल के अधीन संवैधानिक विकास तथा दूसरा क्राउन के अधीन संवैधानिक विकास। कंपनी शासन के अधीन पारित विधेयकों को चार्टर अधिनियम कहा जाता है तथा क्राउन के शासन के अधीन पारित विधेयकों को भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। कंपनी शासन के समय संवैधानिक विकास का क्षेत्र में पहला महत्वपूर्ण कदम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में उठाया गया था। क्षति पर यह कंपनी के कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण कंपनी को हुई क्षति पर रिपोर्ट देने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ द्वारा गठित गुप्त समिति के प्रतिवेदन पर 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। इस एक्ट के द्वारा भारत में एक सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत की गई। इस एक्ट का प्रमुख प्रावधान थे: मद्रास तथा बम्बई को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया तथा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। साथ ही बंगाल में एक 5 सदस्यीय प्रशासक मंडल का भी गठन किया गया। परिषद में 4 सदस्य गवर्नर जनरल को कंपनी के अधीनस्थ प्रदेशों में शासन संचालन हेतु नियम, अध्यादेश व विनियम निर्माण करने का अधिकार दिया गया। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसे दीवानी, फौजदारी, जल सेना तथा धार्मिक मामलों का व्यापक अधिकार प्रदान किए गए। सर एलिजाह इम्पे इस न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश बने। रेगुलेटिंग एक्ट की विसंगतियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा 1784 पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। इसके द्वारा कंपनी के शासन को पुनर्गठित करके उसके दायित्व का भार 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड पर डाल दिया गया। भारत में प्रशासन गवर्नर जनरल और उसके 3 सदस्यों वाली परिषद के हाथ में दे दिया गया। बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी भी गवर्नर जनरल के अधीन कर दी गई। कंपनी के अधीन कार्य और संगठन को सुधार करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर अधिनियम 1793 पारित किया गया। इसके माध्यम से नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई तथा कानून व विनियमों की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया। लॉर्ड वेल्लेस्ली की भारत में आक्रमण नीति तथा कंपनी शोचनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम पारित किया गया। इस एक्ट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रावधान यह था: कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों के ब्रिटिश संसद के अनुमोदन अनिवार्य बना दिए गए। इसके अन्य मुख्य प्रावधान थे: कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा दी गई। भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक व्यय का प्रावधान किया गया। स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं
को करारोपण कर अधिकार दिया गया। कंपनी के चार्टर का 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्ष बाद 1833 में ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर अधिनियम 1833 पारित किया गया। इसके तहत व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त करके उसे एक प्रशासनिक राजनीतिक संस्था बना दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्रीकरण का प्रारंभ किया गया। 1853 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद को ये भी अधिकार ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के भारतीय शासन को समाप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक की व्यवस्था की गई। 1853 के अधिनियम के द्वारा ही सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के लिए उपाध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। कंपनी के साम्राज्य के विस्तार के कारण उपजे असंतोष की परिणति 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। इसके बाद ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी शासन को समाप्त कर भारतीय शासन को क्राउन के अधीन कर दिया। इसी समय ब्रिटिश संसद द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित कर दिया गया। इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भारत मंत्री की नियुक्ति की गई। भारत मंत्री की सहायता से 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। कंपनी की सेनाओं को ब्रिटिश के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। शासन और विधायन भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने के लिए तथा कानून प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए भारत परिषद अधिनियम 1861 पारित कर दिया गया। इसके माध्यम से वायसराय को परिषद को एक विधायी संस्था बना दिया गया। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा देश के शासन के विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। 1892 में पारित भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारत में कुछ हद तक संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद के 2/3 सदस्यों को निर्वाचन द्वारा नियुक्त किए जाने की व्यवस्था की गई। केंद्रीय परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्लिमेंटो सुधार भी कहा जाता है, अंग्रेजों को फूट डालो राज करो की नीति को वैधानिक रूप प्रदान करने का प्रयास था। इसके द्वारा पहली पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। विभिन्न समुदाय, जातियों एवं धार्मिक वर्गों के विधान परिषद का प्रतिनिधित्व किया गया। परिषद में भारतीयों को किसी भी विषय पर प्रश्न पूछने एवं पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। परिषद में सार्वजनिक हितों के मामलों में बहस करने के नियम बनाए गए। 1919 के अधिनियम द्वारा भारत में उत्तरदायी
शासन स्थापित करने का प्रयास किया गया। इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल, विधानसभा राज्य परिषद की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की सदस्य संख्या बढ़कर 3 कर दी गई। प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था लागू की गई। राष्ट्रमंडल के अन्य देशों में एक उच्चायुक्त नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया गया। 1935 का अधिनियम बहुत लंबा और जटिल अधिनियम था। इसमें 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियाँ थीं। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ इस अधिनियम पर आधारित है। इसके माध्यम से भारत में एक संघात्मक सरकार की स्थापना किया गया है। प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को हटा दिया गया। केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई। प्रांतों के स्वायत्त शासन की स्थापना की गई। केंद्र और प्रांतों की शक्तियों के विभाजन 3 अनुसूचियों के अंतर्गत किया गया। संघ सूची, जिसमें 59 विषय, प्रांत सूची, जिसमें 54 विषय, समवर्ती सूची, जिसमें 36 विषय थे। एक फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें 1 न्यायाधीश तथा 7 अवर न्यायाधीश होते थे। इसके बाद 1942 में कृषि मिशन, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, लेकिन इनके प्रतिवेदन का संचालन संबंधी कोई उपबंध नहीं था।